मतलब जीन्स में अगर बॉल्डनेस है, फैमिली में बॉल्डनेस है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं आगे वाली जनरेशंस में भी एक्सप्रेस होने के। जी। स्ट्रेस, टेंशन हर किसी को, हर उसमें किसी भी को। बॉल्डनेस या थिनिंग होने के चांसेस, बाल पतला होता है, बाल वीक होता है, बाल कमज़ोर होता है। तो जानना चाहेंगे कि कितने बाल गिरना जो है वो नॉर्मल होता है? दिन में 50 टू 100 बाल गिरना नॉर्मल है। ये आपके लिए अच्छा। थोड़ा सा शॉकिंग होगा, हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव है हुँ। और रीग्रोथ भी नहीं हो रही है, बाल की क्वालिटी भी ठीक नहीं हुई, देन इट्स अ कंसर्न। तेल को लेकर जो मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। हमारी दादी नानी अगर आपको पता हो तो हाँ। हर घर में वो बोलते ही हैं कि तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, जी। तेल लगा के चंपी करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल है और अगर फंगस लाइपोफिलिक होती है तो उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फंगस ऑयल। ऑयल को खा के और ग्रो करेगा, अच्छा। डैंड्रफ को बढ़ाएगा। हुँ। तो डेफिनेटली ऑयल हैज़ टू बी अवॉइडेड। ऑयल लगाने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सीरम्स कितना फ़ायदा करते हैं? हेयर सीरम्स जिसमें प्रोकैपिल, एनागिन, कैपेक्सिल, रिडेंसिल ये सारे मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स अवेलेबल हैं, वो सीरम्स हेयर ग्रोथ में भी और हेयर की मेंटेनेंस में भी बहुत हेल्प करते कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स हम वो टॉप ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हैं। हमें थोड़े से एडवांस ट्रीटमेंट्स पे जाना है, तो एडवांस ट्रीटमेंट्स में आते हैं पीआरपी, जीएफसी, एएमटी, बहुत सारे ऐसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग थेरेपी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जी। जिसके करने से पतला बाल मोटा होता है, वीक बाल स्ट्रॉन्ग बनता है, शेडिंग हेयर फॉल कम हो जाता है और रूट्स के साथ झड़ना कई बार बंद भी हो जाता है। मिनॉक्सिडिल के बारे में जानना चाहेंगे? लोग मिनॉक्सिडिल अपने आप यूज़ करें। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैंने 1 साल मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, शुरू में तो बेनिफिट हुआ, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जो आए थे बाल वो भी चले गए। बालों को लेकर बहुत तरह की समस्याएं चल रही हैं। बालों का झड़ना आजकल आम बात हो गई है। हर दूसरा इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। गंजापन एक आम बीमारी बनती जा रही है। ऐसे में जो गंजापन है या बालों का जो झड़ना है, वो आखिर क्यों होता है? किस तरह से अपने गंजापन को या फिर बालों के झड़ने को ठीक करें? इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए। हम बात करेंगे मेन फैक्ट पर, क्या वजह हैं बाल झड़ने की और किस तरह से इसे रोका जाए, किस तरह से अपने बालों को ठीक किया जाए, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में है इस वक्त जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नवनीत हारुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे जो गंजापन है उसका मेन रूट कॉज क्या है और किस तरह से ये मतलब होता है एंड उसके फैक्ट के बारे में। जी। तो सबसे मेन कॉज़ जो मेल्स में देखा जाता है, वो जी। है जेनेटिक। मतलब जीन्स में अगर बॉल्डनेस है, फैमिली में बॉल्डनेस है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं आगे वाली जनरेशंस में भी एक्सप्रेस होने के। सेकंड जो कॉज़ है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि वाटर, पॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी मेजर फैक्टर प्ले करती हैं। जैसा आपने देखा होगा कई कंट्रीज़ में बॉल्डनेस ज़्यादा है, जी। कई एरियाज़ में बॉल्डनेस है, जैसे हुँ। कश्मीर साइड जाते हैं तो थोड़ी सी बॉल्डनेस ज़्यादा है। तो अच्छा। बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। ओके। बाकी उसके आगे और खूब सारे फैक्टर्स हैं, हुँ। जैसे कि आप जानते हैं सबसे कॉमन फैक्टर आजकल हो गया है स्ट्रेस। हाँ जी। स्ट्रेस, टेंशन हर किसी को है, हर उसमें किसी भी को। बॉल्डनेस या थिनिंग होने के चांसेस, बाल पतला होता है, बाल वीक होता है, बाल जी। कमज़ोर होता है। कई बार कई बीमारियों की वजह से भी, जैसे आपने देखा होगा डेंगू, टाइफाइड के बाद कई बार बाल बहुत सारे झड़ जाते हैं, प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद कई बार बहुत सारे बाल गिर जाते हैं। जी। तो कॉमन डिजीज़ रिलेटेड हो गया या एक ऑर्गेनिक स्टेट रिलेटेड हो गया। जी। कभी-कभी आपने देखा है एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर, उसमें भी पूरे बाल चले जाते हैं अच्छा, उसमें जब भी। कीमोथेरेपी चलती है। तो ये कॉमन रीज़न्स है। प्लस आजकल जो हम लोगों का लाइफ़स्टाइल है, व्हिच इज़ आप देख रहे होंगे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्पेशली यूथ, जी। प्लस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, एक्सरसाइज़ है नहीं। तो जी। इन चीज़ों की वजह से भी हेल्दी डाइट नहीं है, ग्रीन हुँ। लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, जो रिक्वायर्ड हेल्दी एलिमेंट्स हैं डाइट में और रेगुलर रूटीन में, वो हमें मिल नहीं रहे। हुँ। उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है हमें हेयर लॉस में। जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि दिन में कितने बाल झड़ना जो है वो कॉमन होता है। क्योंकि 2-4 बाल अगर हाथ में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे! लगता है बाल झड़ने लग गए। तो जानना चाहेंगे कि कितने बाल गिरना जो है वो नॉर्मल होता है? यूजुअली अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँ, जी। तो दिन में 50 टू 100 बाल गिरना नॉर्मल है। ये आपके लिए अच्छा। थोड़ा-सा शॉकिंग होगा कि अच्छा। 100 बाल अगर दिन में गिर जाएँगे, तो कैसे बिल्कुल। बनेगी बात? तो ये कॉमन है। कई बार क्या होता है सीज़नल चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्पेशली मार्च में या फिर रेनी सीज़न में। इन सीज़न्स में भी कई बार हेयर फॉल होता है।
कॉमन है, जी। 50 टू 100 नॉर्मल है, बट हाँ वो रूट्स के साथ नहीं गिरना चाहिए या फिर वो रिगेन होना चाहिए, जी। तभी वो नॉर्मल है। कई ओके। बार ये होता है बाल हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव है हुँ। और रीग्रोथ भी नहीं हो रही है, बाल की क्वालिटी भी ठीक नहीं हो रही, हाँ। देन इट्स अ कंसर्न, देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आप अपने डॉक्टर से मिलें कि क्या रीज़न है, रीज़न पता करना बहुत ज़रूरी है हेयर फॉल का या हेयर लॉस। उसके बाद ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हेयर फॉल जो हो रहा है वो हेयर फॉल भी है। कई बार ऐसा होता है कि बीच से ही बाल टूट जाते हैं, ब्रेकेज जो होते हैं। तो वो उसका रीज़न भी मतलब वो कैसे ठीक होता है या कुछ रीज़न उसका बताइएगा? उसका इसको हम बोलते हैं ब्रेकेज या बीच जी। में से स्ट्रैंड टूट जाना, जी। या फिर कई बार ये होता है कि हम ट्रैवल करके आए या फिर सी वाटर सॉल्टी वाटर के बाद भी, ऐसा एक्सपोजर के जी। बाद भी हो सकता है। बट जो कॉमन रीज़न है वो है न्यूट्रिशन। ओके। अगर हमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हम अपने बालों की प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, जी। जैसे कि आजकल आप देखते हैं हेयर स्पा, जी। केराटिन, स्मूथनिंग, हेयर कलर जी। बहुत ज़्यादा करने लग गए लोग। जी। जी। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है हुँ। क्योंकि जिसको प्रेज़ेंटेबल रहना है या उसको ऐसा तो हाँ जी, उनको करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उन केसेस में ब्रेकेज आजकल ज़्यादा देखने को मिल गया। ब्रेकेज हुआ, स्प्लिट एंड्स हुआ, ये काफ़ी देखने को मिल गया है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो स्मूथनिंग हो गया, केराटिन हो गया, आजकल बोटॉक्स बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। तो मतलब हर दूसरा इंसान बोटॉक्स कर रहा है और एक चीज़ और भी है कि बोटॉक्स में ये बोला जा रहा है कि नहीं वो तो प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हैं एंड बहुत सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हैं और भी बहुत ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली वो कहा जाता है कि उससे बाल जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे ये ऐसा मिथ है या फिर ये सैलून वालों का एक मतलब कहते हैं स्कैम? जी। हुँ। इसमें देखा जाए तो काफ़ी, अगर आप इसको कम या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उतनी रख रहे हैं जब खाली रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जी। कोई इवेंट है, हाँ। वेडिंग है, फंक्शन है, तब तक तो ये ठीक है। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या फिर डेली रूटीन में यूज़, क्योंकि केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, इसमें जी। अमोनिया होता है, पीपीडी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बालों के कॉर्टेक्स को, बालों की मेडुला को, बालों की लेयर्स को डैमेज करती हैं। ओके। उसकी वजह से बाल पतला भी होता है, जी। थिन भी होता है, शेडिंग भी होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन है। तो ओके। इसलिए प्लस हीट हेयर ड्रायर का भी यूज़ करना, अगर हम हीटेड आयंस या कर्लिंग आयंस यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हॉट एयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, जी। उसके बाद भी बालों का आउटर रूट शीथ यानी कि बालों की सबसे बाहरी लेयर डैमेज होती है और डेफिनेटली वो अल्टीमेटली हेयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। और अभी तो जैसा कि अभी आपने बताया कि ये ट्रीटमेंट जो होते हैं मतलब ये जो केमिकल वाले ट्रीटमेंट जो कि सैलून्स में होते हैं। अब मैं आऊँगी ट्रांसप्लांट पर। ट्रांसप्लांट को लेकर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी हैं कि ये जो होता है वो सही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो मतलब एक तरीके से सर्जरी टाइप की ही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ज़रूर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? क्या है, किस तरीके से है इसके बारे में बताइएगा? सी ट्रांसप्लांट हम तब करते हैं या जी। तब रिकमेंड करते हैं जब बॉल्डनेस पूरी आ चुकी, गंजापन पूरा। अगर जी। स्कैल्प में बाल ही नहीं है अच्छा। तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर स्कैल्प में हमें लगता है थिनिंग है, बाल पतले हैं, ये सारी चीज़ें, जी। तो हमारे पास बहुत सारी रिस्टोरेटिव थेरेपीज़ होती हैं, अच्छा। जैसे कि पीआरपी हुई, जीएफसी हुई, ओके। मेडिसिन्स हुई, जी। मिनॉक्सिडिल, बहुत सारे केमिकल्स, जी। बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है। जी। मेडिसिनल ट्रीटमेंट की वजह से भी कई बार बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बाल वापस भी आ जाते ओके। हैं। बट अगर रूट्स ख़त्म हो चुकी है, बॉल्डनेस हो चुकी है, गंजापन आ चुका है, एरिया कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो एरिया चिकना हो चुका है, अच्छा, तो फिर? तो तब फिर हमें ट्रांसप्लांट करना ही ज़रूरी, क्योंकि उसके ओके। तब रूट्स नहीं है तो पीछे से या फिर स्कैल्प के पीछे से या फिर बियर्ड से, जहाँ से भी बॉडी हेयर लेके और उसको स्कैल्प में लगा दिया जाता है ओके। और वो नेचुरली ग्रो करता है, क्योंकि पीछे से जो हम बाल ले रहे हैं वो परमानेंट होते हैं। अच्छा। आपने ओल्ड एज में भी देखा होगा, हुँ। लोगों के ये सब बाल जा सकते हैं बट पीछे वाले बाल रहते हैं रह मैक्सिमम जाते केस। हैं, जी। इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा क्योंकि पीछे मेल हॉर्मोन्स काम नहीं करते। ओके। जो बॉल्डनेस रिस्पॉन्सिबल है वो मेजरली डीएचटी रिसेप्टर्स की वजह से होती है, ओके। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता ओके। है। डीएचटी या मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इस पे काम नहीं करता है, इसलिए ये बाल हम आगे लगाते हैं तब भी ये नहीं गिरते हैं और ये परमानेंट होते हैं। ओके। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो अगर आपके बाल जो हैं वो कम झड़ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब मतलब गंजे होने के पूरे चांसेस हैं, तो अभी आपने बताया जो-जो ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में बता दीजिए कि कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स हम वो टॉप ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम? अगर बाल झड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमें देखना है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जी। आपको लग रहा है 10-20 हेयर झड़ रहे हैं, हुँ। 10-20 बाल झड़ रहे हैं, तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। जी। ठीक है, वो नॉर्मल है, कई बार सीज़नल चेंज में ज़्यादा भी झड़ सकते हैं। हुँ। 52 हेयर अगर बाल गिर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है उसमें बहुत बड़ी रूट या बहुत बड़ा हेयर बल्ब नहीं निकल रहा है, तो इट्स नॉर्मल। ओके।
अगर ये केस नहीं है, आपको लग रहा है रूट्स के साथ गिर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव शेडिंग हो रही है, जी। then definitely you should see a dermatologist. Why to consult a dermatologist? Because वो उस चीज़ के रीज़न या कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जी। जैसे ही उनको कॉज पता चलेगा, उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। ओके। इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, हम कई बार मेडिसिन से भी ठीक कर लेते हैं, मल्टीविटामिन्स, लोशंस, अच्छा। अमीनो एसिड्स, मिनॉक्सिडिल, शैम्पू, इन चीज़ों से भी हम ट्रीट कर लेते हैं। जी। कभी कभी हमें लगता है नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, हमें थोड़े से एडवांस ट्रीटमेंट्स पे जाना है, तो एडवांस ट्रीटमेंट्स में आते हैं पीआरपी, जीएफसी, एएमटी, बहुत सारे ऐसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग थेरेपी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जी। जिसके करने से पतला बाल मोटा होता है, वीक बाल स्ट्रांग बनता है, ओके। शेडिंग, हेयर फॉल कम हो जाता है, और रूट्स के साथ झड़ना कई बार बंद भी हो जाता है। ओके। और कई ट्रीटमेंट्स ऐसे भी हैं इसमें जिसमें पिछले 1.5 से 2 साल के बाल गए हुए वापस भी आ जाते अच्छा। हैं। यस। और अगर इन सब से भी बात नहीं बनती और बॉल एरिया बिल्कुल बॉल्ड हो चुका है, तब फिर हम हेयर तब ट्रांसप्लांट की तरफ जाते ओके। एक तो जो एक बायोटिन को लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं वो मतलब लोग जानना चाहते हैं। कई बार अपने आप ही बायोटिन खाना शुरू कर देते हैं। हैं। हाँ, बहुत बायोटिन कॉमन के है आजकल। टैबलेट्स जो होते हैं, तो क्या ये सही है? बिना डॉक्टर को पूछे, और अगर हम बायोटिन ले भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फूड से जो बायोटिन मिलता है वो लेना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, जी। क्योंकि बायोटिन एक ऐसी चीज़ है जो कि सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है हेयर ग्रोथ के लिए। जी। बायोटिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो ज़रूरी होता है बालों के लिए, जी। बट ऐसा नहीं है बायोटिन लेने से बाल ठीक हो जाएंगे, पहली अच्छा। चीज़। ओके। दूसरी चीज़, आजकल जो है सेल्फ मेडिकेशन वाला ट्रेंड चल रहा है, जी, बहुत दिस इज़ ज़्यादा। बिकॉज ऑफ दोज इंस्टाग्राम डॉक्टर्स। इंस्टाग्राम पे जी। तो लोग अपने आप को एज अ डॉक्टर प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या ना ना हो, हो, डजेंट मैटर। डॉक्टर हैं तो वो बता रहे होंगे वो ठीक ही वो होगा, ठीक ही होगा। बट मैक्सिमम लोग जो डॉक्टर्स नहीं है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बताने लगे बायोटिन लो बाल ठीक हो जाए। हुँ। उनको देख के लोग, क्योंकि उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके लाइक्स होते हैं, तो जी। उनको लगता है ये बता रहे हैं तो ठीक तो होगा, सही बता तो रहे हमें हैं। डॉक्टर के पास जाने की अभी ज़रूरत कोई नहीं है, या ज़रूरत नहीं, बाद जी। लेटेस्ट स्टेज पे हम सोच सकते हैं उसको। तब लोग बायोटिन लेने लग जाते हैं, और बायोटिन अकेले से बाल ठीक नहीं होने वाले हैं। जी। पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे जाना है। जानना चाहेंगे बालों के लिए जो टॉप 10 हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, जो हम्म। मतलब लोग थोड़ा आराम से भी फ़ॉलो कर सकें, और मतलब ऑब्वियसली लाइफ़स्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में लोग भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा ईज़िली हम फ़ॉलो करें, तो वो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है। जी। देखिए, बालों के लिए सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है डाइट। आपकी जी। डाइट एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। जी। दूसरी चीज़, आपको डाइट के साथ-साथ एक हैंडफुल ऑफ, ऐसा समझ लीजिए, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, सीड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। ओके। उससे भी बालों में बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। चिया सीड, सारी चीज़ें। और थोड़ा बहुत आपकी प्लेट शुड बी कलर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, थोड़ा बहुत फ्रूट कंजम्पशन अगर कर रहे हैं, तो हमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूजुअली मिल जाते हैं, ओके। इवन इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जी। नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जी। है लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई हमारा वर्कआउट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, जी। तब भी ये देखा गया है कि हेयर लॉस होने के काफ़ी चांसेस होते जी। हैं, बाल पतला होना है। नेक्स्ट है जेनेटिक टेंडेंसी, जिसकी जीन्स में ही है कि बॉल्डनेस आनी है, या फिर बहुत अर्ली एज पे बॉल्डनेस चालू हो गई। जी। उन्हें बस मेंटेनेंस देखना है कि बालों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते ओके। हैं। आप डॉक्टर से मिल लीजिए, अगर जैसे ही हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या फिर लग रहा है, जी। कुछ साइंस आने लग जाते हैं, जैसे कि हेयर लाइन रिसीड हो गई, टेम्पल्स खाली हो गए, हुँ। साइड्स खाली होने लग गई, हेयर लाइन पीछे चली गई, तभी इमीडिएटली डॉक्टर से मिलकर उसका सॉल्यूशन देख लें, ताकि वो और रिसीड ना हो, पूरा गंजेपन की तरफ ना बढ़े। ओके। उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। जितना जी। अवॉइड करेंगे बाल उतना, क्योंकि स्मोकिंग इज़ लाइक, उसमें निकोटिन होता है। जी। निकोटिन इज़ अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। हुँ। वेसोकंस्ट्रिक्टर अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ, आम भाषा में, तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जी। ब्लड वेसल्स को अगर पतला कर देगा, तो जो बालों को न्यूट्रिशन, जो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन जा रहा था, वो कम हो जाएगा। ओके। तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन 10 बालों को मिल रहा था, अब वो 7 को ही मिल पाएगा या 8 को मिल पाएगा। तो ओके। बाकी बाल पतला होके धीरे-धीरे गिरने की तरफ जाएगा। ओके। तो ये कॉमन फैक्टर। साथ में एक और चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, अगर आपके यहाँ पर पानी बहुत हार्ड वाटर है, टीडीएस बहुत हाई है, जैसे हम कई एरियाज़ में देखते हैं हाँ जी, टीडीएस बिल्कुल है। वाटर का बहुत और दिल्ली हाई है। एनसीआर में ज़्यादा है। एनसीआर में बहुत जी। ज़्यादा है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी आई गेस थोड़ा बेटर बहुत। है, जी। बट एनसीआर में जहाँ भी बोरिंग वाटर है, जो ओके। बोर से निकलता है, आता है, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हैवी मिनरल्स, हैवी मेटल्स, टीडीएस बहुत हाई होता है। ओके। उन केसेस में हम आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं।
अब अच्छा। ऐसा तो नहीं है डेली बिस्लरी बाहर से लाके बिल्कुल, परचेज हाँ। करके वो पॉसिबल नहीं। जी। तो आरओ वाटर पर यूज़ कर सकते हैं। आरओ वाटर में ये सारी चीज़ें होती, या फिर अगर किसी को लग रहा है कि आरओ वाटर भी एक्सेस करने में प्रॉब्लम है, तो हुँ। एक वाटर सॉफ्टनर आता है। अच्छा, वाटर सॉफ्टनर हम लगा सकते हैं अपना वॉशरूम में एरिया में वॉशरूम में, स्पेशली जब हम हेड वॉश हेड वॉश करते हैं। करते बॉडी हैं। के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं, जी, बॉडी के लिए तब ज़रूरत होती है जब स्किन सेंसिटिव है and all। ओके। तो ये यूजुअल फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लग रहा है बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बालों में, हुँ, कोई दिक्कत हो रही है, गंजापन आ रहा है, तो उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। एक और एडिशनल फैक्टर हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, जी, डैंड्रफ। हुँ, डैंड्रफ में बहुत ज़्यादा कई बार हेयर फॉल भी होता जी, है, जी, स्कैल्प बहुत ग्रीजी फ्लेकी हो जाता है, बिल्कुल। बाल पतला होने लग जाता है। ऐसे केसेस में हमें ट्राई करना है पहले तो, अगर शैम्पू से और इन चीज़ों से ठीक होता है तो मेडिकेटेड शैम्पू से, हुँ, अगर नहीं हो पा रहा है देन यू शुड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, उससे ये होगा, हमें जो भी चीज़ दिखेगी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, उसको वो ट्रीट कर लिया जाएगा और हेयर लॉस वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जो बालों को ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। जी। एक और हाँ, बहुत एक फैक्टर छूट गया, जी, सॉरी, जी, कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूसेज, जैसे ओके, कि हेयर वैक्स, हुँ, केराटिन, हेयर जेल्स, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केमिकल्स का यूसेज भी नहीं करना है। जी, बहुत ज़्यादा कर्लिंग आयंस, हीटिंग रॉड्स, हेयर ड्राई हीट भी बालों को डैमेज करती है। तो जी, ये सारी चीज़ भी जितना कम करें उतना अच्छा है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ओके। एक और चीज़ जो कि जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे भी जान-पहचान के लोग हैं, इनफैक्ट कभी-कभी मेरा भी हो जाता है कि जो डैंड्रफ है ना, वो थोड़े से वैसे ढीठ डैंड्रफ जिसको बोल सकते हैं आप, कि उसको आप कई बार भी आप उसको वॉश भी करते हो तब भी वो ठीक नहीं होता है। और कई बार ऐसा फ़ील होता है कि वो डैंड्रफ है या फिर फंगल इन्फेक्शन है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि फंगल हो गया है, क्योंकि वो लगातार ही होता है, फ्रीकी-फ्रीकी अजीब से हो जाते हैं। तो वो जानना चाहेंगे कि क्या एग्ज़ैक्टली वो मतलब वो एक डैंड्रफ का ही है या फिर वो फंगल इन्फेक्शन है? और अगर है तो उसके निदान के लिए बात करेंगे। सी इनिशियल स्टेजेस में डैंड्रफ में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्स, थोड़ा सा ड्राइनेस, इची जी, स्कैल्प, ये सब होता है। हाँ जी। वो हम 2% कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू से भी ठीक कर सकते जी, हैं। डेली स्कैल्प क्लीनिंग अच्छे से क्लेंजिंग हो जाएगी तो जी, भी वो ठीक हो जाएगा। अगर वो एक स्टैग्नेंट ग्रीजी स्टिफ डैंड्रफ है जो चिपका रहता है, हाँ जी, एडहेरेंट है स्कैल्प में, स्किन में, जी, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन है, डीपर फंगल इन्फेक्शन की तरफ जाए। तब जी, हमें उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ओके, अगर उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मेडिसिन्स नहीं लेंगे या लगाने की या खाने की, व्हाटएवर, जो वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि क्या किस टाइप का डैंड्रफ है, किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, ओके, उसको ठीक कैसे करना है, वो लेंगे तो तभी ठीक होगा। तो इनिशियल अगर हो रहा है तो शैम्पू क्लेanलीनेस बहुत ज़रूरी है। हम ओके, कई बार लोग सोचते हैं कि शैम्पू करने से बाल गिर जाएंगे, हाँ, इसलिए वो शैम्पू नहीं करते, डैंड्रफ एक्यूमुलेट होता जाता है, ओके, विच इज़ अ मिथ। शैम्पू करने से बाल गिरने का कोई रिलेशन, अगर आपका शैम्पू जेंटल है, उसमें केमिकल बेस, सल्फर, पैराबेन फ्री है, तो डेफिनेटली बालों को कोई भी डैमेज नहीं करेगा। ओके। जैसा कि अभी आपने बताया कि बालों को धोना ज़रूरी है, क्लीन रखना ज़रूरी है, तो जानना चाहेंगे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी रहता है कि कितनी बार हफ़्ते में कितनी बार बाल धोऊँ या देखिए, हेयर मैं वॉश? अगर फीमेल्स की बात करूँ तो डेली बाल धोना पॉसिबल नहीं है। जी, सो 2 से 3 बार एक वीक में ये फ्रीक्वेंसी पे बाल हेड वॉश किया जा जी, सकता है। मेल्स में भी अल्टरनेट डे, या फिर अगर जिनको डैंड्रफ का या ग्रीज़ीनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वो डेली भी हेड वॉश कर सकते हैं, बट एक अच्छा, जेंटल शैम्पू से। ओके। एंड शैम्पू को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं डॉक्टर। आपको पता ही है कि शैम्पू के लिए भी लोग पूछते हैं कि क्या शैम्पू जो है वो बालों को झड़ने से रोकता है? क्या शैम्पू जो है वो आपके बालों को घना करता है? जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, वो शायद क्लीनिंग के लिए ही होता है, लेकिन आप बेहतर तरीके से बता पाएँगे। जी, सी शैम्पूज़ बालों को झड़ने से नहीं रोकते हैं जी, यूजुअली, जब तक उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बालों की हेल्थ को, स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करे। पहली चीज़ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, शैम्पू का रोल है क्लेंजिंग। जी, अगर स्कैल्प क्लीन होगा तो डेफिनेटली इम्प्योरिटीज़ जमा नहीं होंगी, बाकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अपने आप पोर्स ओपन रहेंगे, नेचुरल ऑयल इंटैक्ट रहेगा, जी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। अगर हम शैम्पू में भी पैराबेन या फिर ये वाले शैम्पूज़ लेते हैं सल्फ़र वाले, जी, तब थोड़ा-सा नेचुरल ऑयल्स भी डैमेज होते हैं और ओके, फिर बाकी चांसेस इरिटेशन, इन्फेक्शन के चांसेस कई बार हो जाते हैं। ओके, बट यूजुअली शैम्पू क्लेंजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ज़रूरी चीज़ है। ओके। जैसा कि अभी जो नेचुरल ऑयल की बात हो रही है, तो फिर हम ऑयल के बारे में भी पूछें, क्योंकि ऑयल को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बालों में तेल लगाना चाहिए अच्छे से और आप एक रात छोड़ भी सकते हैं।
कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि भाई एक ही घंटे आप ऑयलिंग करें। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ऑयल तो बिल्कुल ही बेकार है। जैसे कि भाई आप देख रहे होंगे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ें चल रही हैं, वीडियोस ये सब, कि तेल ही नहीं लगाना चाहिए, या तेल लगाओ तो इतनी देर रखो। तो उस पर लोग ज़रूर जानना चाहेंगे तेल को लेकर, जो मिथ्स और फैक्ट्स के बारे बहुत कॉमन चीज़ है, ये जी। पहले से चला आ रहा है हमारे यहाँ। में। जी हमारी दादी नानी अगर आपको पता हो तो हाँ हर घर में वो बोलते ही हैं कि तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, जी, तेल लगा के चंपी करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। उससे आपके बाल हेल्दी होंगे एंड ऑल। बट देखिए, एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जी। साइंटिफिक बेस है इसका। ऑयल आप लगाएंगे वो एब्जॉर्ब तो होना नहीं है अंदर, कोई चांस नहीं है। प्लस ऑयल है, और अगर फंगस लाइपोफिलिक होती है तो उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फंगस ऑयलिंग में। ऑयल को खा के और ग्रो करेगा, अच्छा। डैंड्रफ को बढ़ाएगा। ओह, तो डेफिनेटली ऑयल हैज़ टू बी अवॉइडेड। ऑयल लगाने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ओके हाँ, एक फ़ायदा हो सकता है ऑयल लगाने से, थोड़ा लश्चर शाइन आ जाती है बाल। ओके। उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको ऑयल लगाना भी, आपको बहुत अर्ज नहीं मैं तो ऑयल लगाना ही है, तो नहाने से 1 डेढ़ घंटे पहले ऑयल लगा के उसको वॉश कर सकते हैं। या फिर स्कैल्प अवॉइड करना चाहते हैं तो 2-3 ड्रॉप लेके सिर्फ लेंथ में लगा लिया, दैट्स ऑल। ओके। मतलब आप आइडियली इट शुड जी बी अवॉइडेड। ओके, स्कैल्प पे नहीं। नहीं, ओके। और अब जैसे कि जो लेंथ की बात हो रही है, तो उसमें ये है कि ये जो आजकल, मतलब आजकल क्या, वो तो लोग करते ही हैं, यूज़ करते ही हैं। जो कंडीशनर को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हेयर मास्क, कंडीशनर, ये सब क्या ये इम्पोर्टेंट है? सी हेयर मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जी किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू है तब कभी कभी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। जी हेयर मास्क कई बार सॉफ्टनर का भी काम करता है। कंडीशनर भी मेजरली एक हेयर सॉफ्टनर है, ओके। ताकि हाँ, बाल ड्राई होगा तो टूटेगा, टूटेगा कंडीशनर नहीं। उसको मॉइस्ट रखता है और जी टूटने नहीं। तो ठीक है, एक एक लेवल तक यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं वीक में 2 से 3 बार। अच्छा बट हेयर मास्क वंस इन 10 डेज़ और वंस इन 15 डेज़ यूज़ करें। इससे ज़्यादा नॉर्मल लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। जी जिसको डैंड्रफ के इश्यूज़ हैं वो वंस इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। जी। एक मिनॉक्सिडिल को भी लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मिनॉक्सिडिल अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बिना डॉक्टर के परमिशन के, प्रिस्क्रिप्शन से के हम उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो एक मिनॉक्सिडिल के बारे में जानना चाहेंगे, उसके फैक्ट जो हैं वो हमारे ऑडियंस को बताइए। मिनॉक्सिडिल के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो जी इंस्टाग्राम डॉक्टर्स होते जी हैं वो उस उनके थ्रू ज़्यादातर ये चीज़ मिलती है और लोग मिनॉक्सिडिल अपने आप यूज़ करने लग जाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैंने 1 साल मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है, मैंने 2 साल मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है। शुरू में तो बेनिफिट हुआ, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो आए थे बाल वो भी चले वो गए, भी चलेगा। जी जो खुद के बाल थे वो भी चले गए। जी मिनॉक्सिडिल क्या करता है, स्कैल्प में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए बाल झड़ना कम हो जाता है, गिरना कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जी अगेन, पहले रूट कॉज़ ढूँढना ज़रूरी है हेयर लॉस का। जी जब हम रूट कॉज़ को ढूँढते हैं तब उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। जी तो मिनॉक्सिडिल सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करें मेडिकेशन तो ही यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे तो बाल लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हैं गेन होने से। ओके। तो मिनॉक्सिडिल मतलब ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आप एक बार पहले दिखाओगे डॉक्टर को, उसके बाद ही आप यस, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेडिसिन है वो। जी खुद से यूज़ करना ठीक है, इनिशियल मंथ्स में तो अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं। जी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो जो ये सीरम्स कितना फ़ायदा करते हैं? सीरम्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हेयर वॉश के बाद सीरम्स कैसा होता है थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह के लिए, तो क्या उसके बारे में थोड़ा-सा हेयर जानेंगे? सीरम्स जिसमें प्रोकैपिल, एनागिन, कैपेक्सिल, रिडेंसिल ये सारे मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स अवेलेबल हैं, वो सीरम्स हेयर ग्रोथ में भी और हेयर की मेंटेनेंस में भी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग में भी हेल्प करेंगे। नॉर्मली अगर सीरम्स की बात करें तो वो सिर्फ जो नॉर्मल सीरम्स होते हैं, लिवॉन एंड ऑल जो भी आते हैं, जो आई डोंट नॉर्मल, वांट टू हाँ यूज़ जी। एनी ब्रांड नेम, जो भी सीरम्स अवेलेबल हैं मार्केट, वो सिर्फ लश्चर और सॉफ्टनिंग देने के लिए ज़्यादा विटामिन ई, आर्गन ऑयल बेस्ड सीरम्स आते हैं। अच्छे होते हैं बट वो सिर्फ लश्चर एंड स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर के लिए, ओके, उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। बट डेफिनेटली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं हेयर सीरम कर सकते हैं, उससे नुकसान नहीं है, कुछ न कुछ बेनिफिट ही होगा अगर मेडिकेटेड है, जिसमें जो मैंने एक्टिव्स बताए वो प्रेजेंट है। बट मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली पहले डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही स्टार्ट करना है। अच्छा, ये तो हमने अभी थोड़े से मतलब ट्रीटमेंट की बात हमने करी। अब हम थोड़े से घरेलू नुस्खे पर आ जाते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि भई डॉक्टर के पास जाने से बेटर है पहले खुद ही चीज़ें कर ली जाए।
तो ये जो ये है कि अगर आप सुबह-सुबह खाली पेट करी पत्ता वगैरह खा लें, तो उससे आपके बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएँगे। इस पर जानना चाहेंगे? और प्लस जो आजकल जो चल रहा है कि केराटिन में आप बहुत सारा जो चावल का पानी, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इससे बाल अच्छे हो जाएँगे। उन पर भी थोड़ा-सा डिस्कशन चाहते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कड़ी पत्ता आप जो है बेसन में लेके उसकी कड़ी बनाएं, जी, और जो चावल है चावल, और उसको कड़ी चावल की तरह खाएं। वो जी। बालों में कोई काम नहीं करने वाला है, अच्छा, बालों के लिए वो नुकसान ही करेगा। ओके। कोई भी घरेलू नुस्खे से सी ये सारी चीज़ें हैं, लोग बोलते हैं बेसन लगा लें, ये लगा लें, जी, लेमन लगा लें। जी, लेमन एसिडिक होता है, बेसन जो भी चीज़ें हैं, जी, इन सब चीज़ों से कोई आपको बेनिफिट या एडवांटेज नहीं मिलने ओके, वाला है। हाँ, इससे कई बार नेचुरल स्किन बैरियर ख़राब हो सकता है, ओके, और उसके बाद डैंड्रफ आने के चांसेस या एक्जिमा होने के चांसेस हो जाते हैं। हमारे ओके। पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अच्छा। तो घरेलू नुस्खे हमें अवॉइड करने चाहिए। उसको कढ़ी चावल खाने की तरह यूज़ करें। ओनियन ऑयल बहुत ज़्यादा चला था बीच में जी, जी, कि ओनियन ऑयल लगाना है। ओनियन ऑयल लगाने से कुछ फार्माकोलॉजिकल या कोई साइंटिफिक बेस तो है नहीं ओनियन ऑयल लगाने जी, का। इट वाज़, आई वुड से इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक कि ओनियन ऑयल लगाने से बाल, जी। ओनियन एक इरिटेंट का काम करेगा। अच्छा। आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा कई लोगों को स्कैल्प में पैचेस आ जाते हैं, जिसको हम एलोपेशिया बोल जाते हैं, सिक्के हाँ जी, जैसे पॉइंट बिल्कुल, शेप्ड बिल्कुल। पैचेस। कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कीड़ा लग गया है, समथिंग लाइक दैट। जी, अब उसमें लोग ओनियन एंड गार्लिक रगड़ रहे होते जी। हैं, उससे अब वो अदरक एक भी? अदरक भी, जी। वो एक इरिटेंट का काम करता है। थोड़े दिन के लिए तो हेयर आ जाते हैं, उसके बाद फिर से वो हेयर चले अच्छा, मतलब जाते हैं। आ जाते हैं? शुरू में आ जाते हैं, यस। अच्छा, ओके, थिन आए, चाहे ज़्यादा आए, चाहे कम आए, ओके। यूजुअली कम आते हैं। जी, बट वो बैक टू वापस बॉल्डनेस की तरफ चले जाते हैं, और प्लस जो डिज़ीज़ है उसका एक्चुअल अंडरलाइंग कॉज़ पता नहीं चल पाता है, जी। उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तब तक डिज़ीज़ बढ़ चुकी होती है। ओह! तो इसलिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अभी आपने एलोपेशिया की बात की, तो उस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा कॉमन होता जा रहा है वो भी। कई बार तो वो जो आईब्रोज़ हैं ये भी, हुँ। वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। कई सारे हैं मेरे कई लोग हैं जो जानने वाले जो जो यहाँ से भी उनका लॉस हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? सी आईब्रोज लॉस काफ़ी रीजंस की वजह से हो जी, सकता है। कई बार थायराइड डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी लैटरल आईब्रोज, मतलब बाहर की आईब्रोज, ये वाली जो आईब्रोज हैं जी, इसमें भी लॉस होना चालू यस, हो जाता है। एलोपेशिया में भी, एलोपेशिया एरियाटा एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें स्कैल्प के बाद आईब्रोज, बॉडी हेयर, बियर्ड हेयर सब जाने लगते हैं। जी, तो वो एक कॉमन रीज़न है। उसके लिए आपको कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं करना है, ओके, अपने डॉक्टर के पास जाना है और ट्रीटमेंट करवाना है। अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ें हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, जी, अगर ये बहुत लेवल तक बढ़ गई तो उसके बाद इनका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता ओके, है। इनिशियल स्टेज जितना जल्दी इसको ट्रीट करें, उतने रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं। ओके। अच्छा, क्योंकि ये है कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो घरेलू नुस्खे की बात हो रही है, तो एक चीज़ जो कि बालों के लिए आई थिंक बहुत सदियों से चल रहा है कि अ, मेथी, मेथी का पानी वो पियो, या मेथी का जो है आप मेथी को रात को भिगो के रखो और सुबह में जो है उसको मतलब थोड़ा-सा उसको फर्मेंटेड होने के बाद आप उसको किसी बॉटल में भर के रख लो एंड फिर उसको आप स्प्रे करो। तो उसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे? देखिए, मेथी दाना जो है डेफ़िनेटली हमारी एंसेस्टर्स में ने, और डेफ़िनेटली इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है कि जी, ये डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। जी। भिगो के रखने के बाद मॉर्निंग में कई लोग मेथी दाना का सेवन करते हैं, उसको पीते हैं, खाते हैं। तो उस चीज़ में तो काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, बट स्कैल्प में एज़ सच कोई इसका बेनिफिट नहीं है। ओके। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट मतलब यूज़िंग अ हम मेथी उसे दाना। कंज़्यूम करें। उसे कंज़्यूम करें तो फ़ायदा है। ओके। एंड एक रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, वो भी बहुत ज़्यादा है कि आप जो उसके वो भी आप उसको उबाल के करें या फिर उसका जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है वो यूज़ करें। वो भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मिनॉक्सिडिल की तरह होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मिनॉक्सिडिल जितना वर्क करता है वही सेम रोज़मेरी करता है। तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे राइट, डेफ़िनिटली। राइट। रोज़मेरी ऑयल की बात करूँ तो इसका जो इसमें जो स्टडीज़ हुई हैं, इसमें जी, स्टडीज़ हुई हैं डेफ़िनेटली, जी। उसमें ऐसा बताया गया है कि थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाता है। अच्छा, तो हल्का-फुल्का स्टडीज़ में किसी-किसी में थोड़ा-सा एडवांटेज देखा गया है। जी, हम यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, हमने इनिशियली कंपनीज़ बहुत सारी लेके आई थी रोज़मेरी ऑयल, हमने जी। स्टार्ट भी किया। एज़ सच कोई हमें बेनिफिट नहीं दिखा है, बट डेफ़िनेटली रोज़मेरी ऑयल का कोई लॉस भी नहीं। अच्छा। तो वो रोज़ स्कैल्प में लश्चर एंड ऑल का लाने में, शाइन लाने में हेल्प करता है। तो एक बार यूज़ेज़ के बारे में बता दीजिए कि कैसे रोज़मेरी, क्योंकि ये भी है कि उसको आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो कैसे उसको यूज़ नहीं, करें? आजकल बहुत सारे अच्छी कंपनीज़ ने मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया है। जी, तो उसको हम डायरेक्टली हाथ में लेके या ड्रॉपर से लेके
सीधे लगा सकते हैं, हल्का सा मसाज करके छोड़ सकते हैं। ओके। उसका कोई नुकसान नहीं होगा, हल्का फुल्का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ओके। ये कॉम को भी लेकर भी दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं कि कितना कैसे कॉम करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीका होता है। क्या ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? हेयर बैंड्स जो है वो लगाने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर हेयर बैंड्स में मतलब बैंड्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी उसमें बाल आ जाते हैं, तो हमें क्या वो यूज़ करना चाहिए? बाल कितनी देर खुले रखने चाहिए? ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, क्वेश्चंस लड़कियां हैं, होते हैं। वो लोग मतलब जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। सी कॉम से कोई रिलेशन नहीं है, जी। कॉम आप कम करें ज़्यादा करें डजेंट मैटर। ओके। हेयर बैंड से भी कोई रिलेशन नहीं, कम लगाए ज़्यादा, बट हाँ अगर एंटेंगलिंग होगी, बाल जी। उलझेंगे फंसेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा हेयर लॉस ज़्यादा हो सकता है। जी। तो हमें एंटेंगलिंग अवॉइड करनी है, उसका ओके। यही सॉल्यूशन है, जेंटल शैम्पू करें और कंडीशनर लगाएं तो एंटेंगलिंग अपने आप कम होगी। अगर डस्ट में गए हैं, बहुत ज़्यादा आउटिंग हुई है, ऐसी जी। जगह सॉल्ट वाटर में गए हैं, जैसे कि जो भी सॉल्टी वाटर प्लेसेस होती हैं, गोवा चले गए या कोई भी सी साइड बीच साइड गए, तो डेफिनेटली आने के बाद हेड वॉश ज़रूर करना है। ओके। जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि अभी हमने लाइफ़स्टाइल की बात की, फूड कुछ मतलब कोई मतलब 3, 4, 5 फूड जो हैं वो आप मुझे टॉप 5 या 10 फूड आप मुझे बता दें कि जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं? देखिए, जो बालों की ग्रोथ के लिए जो फूड है, सबसे पहले तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना है। जी। अच्छा खासा प्रोटीन अगर हम लेंगे तो बाल अपने आप हेल्दी रहेंगे। ओके। दूसरा, हमें आयरन और फॉलिक एसिड रिच फूड लेना है। जी। उसमें क्या आएगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ओके। पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें हैं, जी। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलेंगे? फ्रूट से, जी। ड्राई फ्रूट से, कुछ सीड्स एंड नट्स से। जी। तो वो चीज़ें हमें सारी इंक्लूड करनी है। जी। सीड्स एंड फोर्थ है सीड्स, नट्स, चिया, ये जो भी हमारे सीड के कॉम्बिनेशन, अगर ये हम थोड़ा थोड़ा भी ले लेते हैं, पंपकिन सीड्स एंड ऑल, हुँ। उससे भी बहुत डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है वो, और हेयर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जी। और फिफ्थ है डाइट की, अगर हम बात करें हुँ। तो स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना। ओके। इन चीज़ों से काफ़ी बेहतर मतलब डेरोगेटरी इफेक्ट नहीं आता है, कुछ बाल ख़राब भी हो रहे होते हैं तो वो बच जाते हैं। ओके। एक तो ये सन के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कार्फ वगैरह अगर सन प्रोटेक्शन के लिए हम लगाएंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा पसीना भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। कि अगर आप बहुत पसीना हो जाता है, जैसे जिम वगैरह भी अगर हम जाते हैं तो इतना पसीना होता है जिसकी वजह से भी ज़्यादातर अगर पसीने की वजह से भी झड़ने लगते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन बताइएगा। सी पसीने की वजह से जो बाल झड़ते हैं जी। वो एक कॉमन कंसर्न है। जी। वो पसीने की वजह से नहीं झड़ रहा है, जी। बाल नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है वो, ओके। बट पसीना जब आ रहा होता है तो बाल गिरता नहीं, वो चिपक वो जाता चिपक जाता है, है। सिर्फ ओके। इसलिए वो ज़्यादा दिखता है। पसीने की वजह से हेयर फॉल नहीं होता है। जी। हाँ, एक्सेसिव सनलाइट में, बहुत स्कॉचिंग हीट है, बहुत तेज़ धूप है, तो हेयर की आउटर रूट शीथ यानी कि बाहरी सतह डैमेज होने लग जाती है। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। पूरे टाइम अगर बाहर धूप में है तो कैप लगा सकते हैं कुछ, या उसको कवर कर सकते हैं। ओके। पूरे टाइम अगर 12 आवर्स 10 आवर्स अगर हम धूप में खड़े हैं तो डेफिनेटली हेयर पे भी, आजकल तो कुछ कंपनीज ने हेयर सनस्क्रीन बना दिया है अच्छा, ताकि यूवीए यूवीबी रेज बालों को डैमेज ना करें। तो क्या लगता है वो सही है? लगा सकते हैं, बट इट एड्स टू अ कॉस्ट ना, तो इससे हाँ, बेटर है कि हम बचा लें। बचा लें। क्यों ओके। अननेसेसरी कॉस्ट बेयर करना। अच्छा। एंड एक चीज़ और है, जैसे कि अभी आपने बताया कि सनस्क्रीन है, मतलब सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं बालों के लिए, जो कि आजकल आ रहा है। तो एक और चीज़ है कि बालों को भी स्क्रब मैंने देखा कि बालों की भी स्क्रबिंग करते हैं। तो क्या जैसे स्क्रबिंग? मैंने आपको बताया था, मास्क और स्क्रब हुँ। नॉर्मल हेयर में तो वंस इन अ मंथ भी या वंस इन 15 डेज भी करेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा। चलेगा। बट हाँ, जिनको डैंड्रफ का या फिर फंगस का इशू है, उन लोगों में स्क्रब वंस इन अ वीक, वंस इन 10 डेज और 15 डेज करेंगे तो बाल थोड़े से क्लेंज्ड रहेंगे, और उन लोगों को शैम्पू रेगुलर करना अच्छा। जानना चाहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका सॉल्यूशन तो करना ही है, क्योंकि अ, जब बालों को अगर सही रखना है तो करना ही पड़ेगा। ये जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम उसे कम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे बचें उससे? किस तरीके से अपने बालों को बचाएँ पॉल्यूशन से? है। बालों को पॉल्यूशन से बचाना एक ही तरीका है, जी। हम कवर्ड ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अच्छा। जैसे कि बस, कैब्स, कार, अगर आपके, और अगर आप बाइक पे या टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेलमेट या फिर कुछ ऐसी चीज़, या कॉटन हेलमेट तो लगाना टू व्हीलर पे बहुत जी। कंपलसरी, वो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी। जी। साथ में अगर लग रहा है हेलमेट नहीं, या उतार दिया या बहुत लंबे टाइम तक बाहर है, तो एक कॉटन क्लॉथ से हम हेयर को कवर कर सकते हैं, उससे भी हम पॉल्यूशन से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। अच्छा, ओके। एंड पानी के लिए भी, जैसा कि अभी आपने बताया था, थोड़ा-सा पानी के लिए भी बता दीजिए कि क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से बाल जो हैं कम से कम जो हैं वो बच जाएँ? सी अगर पानी का टीडीएस नॉर्मल है जी। तो आप नॉर्मल पानी से हेड वॉश कर सकते हैं।
अगर पानी का TDS हाई है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है या बहुत हैवी मेटल्स है उसमें, तब हमें वाटर सॉफ्टनर यूज़ करना होगा या फिर हेड वॉश हमें RO वाटर से करना होगा। ये एक सिंपल सॉल्यूशन है। ओके। एंड पीने के लिए जो मतलब पीना, जो पानी पीने के लिए हाइड्रेशन कितना ज़रूरी है बालों के लिए? पीने के लिए एज सच डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बालों से अच्छा। पानी पीना, बट फिर भी हमारी बॉडी के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। जी। 4 to 5 लीटर्स, सो मिनिमम 3.5 to 4 लीटर्स तो पीना ही है। ओके। अगर आप 4 to 5 लीटर्स ले सकते हैं और अच्छा है। ओके। तो ये हमारे, आई थिंक हमने बालों को लेकर बहुत सारी बातें कर ली हैं। थोड़ा सा स्किन पर भी आएंगे क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किन को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जानना चाहेंगे एजिंग को लेकर जो चल रहा है बहुत कुछ, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, इनसे कैसे बचें उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एंटी एजिंग एक ऐसी चीज़ हो गई है जो 30s की एज में अगर कोई है, 40s की एज में है, 60s में, 70s, सबको एंटी एजिंग चाहिए। क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे फेस पे एजिंग बढ़ने लग गई है। जी। तनाव की वजह से भी एजिंग बढ़ने लग गई है। हमारे फेस पे जल्दी फाइन लाइंस, झुर्रियाँ आने लग गई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत लोग ढूंढते हैं, तो कैसे Yes। करें? जी। तो एंटी एजिंग में ये है कि हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना है। जी। प्रॉपर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन UVA और UVB रेज़ को डैमेज होने से रोकती है। अभी ये सनस्क्रीन UVA और UVB रेज़ को रोकता है हमारी स्किन को डैमेज करने से। जी। इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन एंटी एजिंग का काम करती है। उसके बाद अगर विथ एज अगर लग रहा है फिर बहुत ज़्यादा एजिंग है, जल्दी डेवलप हो रही है, फाइन लाइंस जल्दी आ रहे हैं, रिंकल्स जल्दी आ रहे हैं, तो आजकल बहुत अच्छे रेटिनॉल के फॉर्मुलेशंस आ गए हैं। जी। तो रेटिनॉल एक एंटी एजिंग मॉलिक्यूल का काम करता है। ओके। तो उसके बाद रेटिनॉल धीरे धीरे अपने डॉक्टर की हेल्प से, अपने किसी कंसल्टेंट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद रेटिनॉल स्टार्ट करें, और रेटिनॉल धीरे धीरे आपकी एजिंग को प्रिवेंट करने लग जाता है। जैसा कि अभी आपने रेटिनॉल बताया, तो रेटिनॉल को लेकर भी मेरे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग के अलावा बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि रेटिनॉल भी ज़्यादातर लोग ऐਵੇਂ ही शुरू कर लेते हैं। मतलब किसी को भी रेटिनॉल लगता है कि भाई मैं अपने आप ही शुरू कर सकती हूँ, वो 0 पॉइंट जो आता है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे शुरू कर सकते हैं? रेटिनॉल भी खुद से शुरू करना ठीक नहीं है, क्योंकि जी। पहले हमें अपनी स्किन का टाइप जानना ज़रूरी जी। है। जैसे ही हमें अपनी स्किन का टाइप पता चले, ड्राई है, सेंसिटिव है, ऑयली कॉम्बिनेशन, व्हाटएवर, जी। तब जाके हमें डिसाइड करने को ये मिलेगा, या फिर तब हमें सही गाइडेंस मिलेगा जी। कि हमें इस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्या एंटी एजिंग मॉलिक्यूल यूज़ करना है। हर कोई, अब जैसे किसी की ड्राई स्किन है या जी। फिर किसी की सेंसिटिव स्किन है, उनको हम रेटिनॉल नहीं देते, या फिर स्किन को कंट्रोल करके, कोलेजन बूस्टअप करके, स्किन की क्वालिटी, टेक्सचर ठीक करने के बाद, जिसमें मंथ्स भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं, उसके बाद हम रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हर किसी के लिए नहीं है रेटिनॉल। जी। पहले एक प्रॉपर स्किन का चेकअप होना चाहिए कि स्किन की क्वालिटी क्या है, स्किन का टाइप क्या है, जी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर सकते एक बहुत बड़ा जो है वो ज़्यादातर अभी चल रहा है काफ़ी, वो भी इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल पे चल रहा है, कोरियन ग्लास स्किन। कोरियन को देखकर कि वो कोरियन ग्लास स्किन कैसे पाएँ? तो मतलब बता सकते हैं आपकी कि भई कोरियन ग्लास स्किन की कोई क्या ज़रूरत है? और क्या हम उसको अपनी डेली डाइट एंड ऑल जो भी आप बताएँगे, उसके ज़रिए हम क्या कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हैं? सी, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। हमारे जी। पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो पूछने आते हैं कि हमें कोरियन ग्लास स्किन करवाना है, अच्छा। या कोरियन ग्लास स्किन फेशियल करवाना ओके। है, या मुझे कोरियन जैसी स्किन चाहिए। देखिए, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इंडियंस हैं, यस। वी आर नॉट कोरियंस। यस। उनकी स्किन, कोरियन की स्किन, बिकॉज ऑफ वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स, वो क्रिस्टल क्लियर होती है, हुँ। पिगमेंटेशन कम होता है, और इट्स सो क्लीन। प्लस उसके क्लीन होने के बाद भी वहाँ पर एक टेंडेंसी है लोगों की, वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हुँ। हम लोग नहीं रखते। अच्छा, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। बहुत जी। ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ओके। जबकि उनके जीन्स में ऑलरेडी स्किन बहुत अच्छी। तो इंडियन स्किन कभी भी कोरियन स्किन से हम कंपेयर नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, ओके। ये गलत होगा कंपेयर। जी। हाँ, हम अपनी स्किन को क्लोज टू कोरियन स्किन पहुंचा सकते हैं, अपनी स्किन का सही तरीके से ट्रीटमेंट कर, किसी को जी। पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करके, ओपन पोर्स है तो ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट, जो भी कंसर्न है जो भी, उसका जी। ट्रीटमेंट का, उस कंसर्न का ट्रीटमेंट करने के बाद हम टुवर्ड्स कोरियन ले जा सकते हैं, बट सिमिलर कभी नहीं हो सकता। ओके।
ये हाइपर पिगमेंटेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। झुर्रियों के साथ तो चलिए ठीक है, मतलब वो तो अगर एज के साथ थोड़ा बहुत एज की साइनिंग के साथ वो होता है, लेकिन पिगमेंटेशन बहुत हो रहा है, तो उसके बारे में उसको कैसे क्योर करें? सी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, पिगमेंटेशन बहुत सारे तरीके का जी। होता है। जैसे आपने कॉमन कई लोगों को देखा होगा मिलाज़्मा, झाइयाँ बोलते हैं जिसे हम अच्छा, कॉमन हाँ। लैंग्वेज में, वो भी एक तरह का पिगमेंटेशन है, हुँ, सुपरफिशियल हो सकता है, डीप हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जी, एक्ने की वजह से भी कई बार पिगमेंटेशन होता है। कुछ जी। लोगों को आपने देखा होगा टीनेजर्स में एक्ने जब हम फोड़ लेते हैं, हाँ, हाँ। उनको स्क्रैच कर लेते हैं, तो उसके बाद स्कारिंग, पिगमेंटेशन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जी, कई बार नेचुरल फोटो डैमेज की वजह से भी पिगमेंटेशन होता है, सन डैमेज की वजह से, हाँ। जिसको हम बोलते हैं फोटो डैमेज या फोटो एग्रेवेटेड पिगमेंटेशन। जी, उसमें भी डार्कनिंग फोरहेड पे, साइड्स में, और डार्कनिंग, अनइवन स्किन टोन, डिमार्केशन लाइंस फेस पे आ जाती है, क्योंकि यूवीए यूवीबी रेज डैमेज करती हैं हाँ। स्किन को, और तब वो मेलानिन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब भी हमें पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। हुँ, तो पिगमेंटेशन कई तरीके का है, बट पिगमेंटेशन में सबसे पहले तो ट्रीटमेंट से पहले हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा, सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो धूप हमें डैमेज करती है, यूवीए यूवीबी रेज, आजकल तो इंफ्रारेड लाइट्स सब पे कंप्यूटर में हर जगह, जैसे हम जी, इस स्टूडियो में बैठे हैं तो सब में सारी लाइट्स हैं, लाइट्स हैं, इसमें ओके, भी इंफ्रारेड लाइट्स हैं। ओके, इंफ्रारेड रेज जो हैं वो भी तो स्किन को डैमेज करती हैं। ओके, तो सनस्क्रीन हमें लगाना बहुत ज़रूरी हो ओके, गया है आज की लाइफ। जी, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि पिगमेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पिगमेंटेशन के लिए खुद से यूज़ करना, आई वुड से अवॉइड। हाँ, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर, टोनर, ये सब आप खुद से यूज़ कर सकते हैं जी, अपनी स्किन का टाइप जान के। जी, बट उसके बाद अगर पिगमेंटेशन है तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ओके, वो डॉक्टर आपको बताएंगे आपको सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड किस चीज़ को यूज़ करने से उनका पिगमेंटेशन कम हो, ओके। विच इज़ अ कॉमन कंसर्न। ओके, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोगों को सनस्क्रीन यूज़ करना है, तो कितने एसपीएफ का, क्योंकि 50 भी है, 60 भी आजकल तो बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, तो एकदम मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो इंडियन स्किन के लिए ज़रूरी है, वो कौन सा होगा वो बताएं? इंडियन स्किन के लिए SPF 50 ज़रूरी है ओके, थ्रू आउट द ईयर। बट हाँ, बहुत ज़्यादा विंटर जब सन नहीं होता है, जैसे जी, कि वो हमारे 15-20 डेज़, 25 डेज़ होते हैं दिसंबर जनवरी वाले, जी, तब SPF 30 भी चलेगा। जी, बट तब भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सन हमें दिख नहीं रहा है तो सन है नहीं। ओके, यू अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज सब आती हैं ओके, हाँ और जी, हमारे फेस को डैमेज करती है, चाहे धूप नहीं है बट क्लाउड्स के थ्रू आती है। हाँ जी, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। SPF 50 इज़ सफिशिएंट। ओके, SPF 70, 80, 90, 100 थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक ज़्यादा है। ओके। तो जानेंगे सही तरीका, सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका? सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका ये है, सनस्क्रीन को आप लेंगे और पूरी 2 फिंगर्स में लेंगे और ओके, उसके बाद पूरा लगाएँगे, अच्छा, उसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे, निकलने से 20-25 मिनट्स पहले लगाएँगे, हाफ एन आवर पहले लगाएँगे, ओके, तब निकलेंगे, हाँ तब जी। आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, एंड ये भी है कि क्या दिन में 2 या 3 बार यूज़ करेंगे या 1 बार में? सनस्क्रीन बेटर है अगर 2-3 बार यूज़ कर लें। अच्छा, जैसे कई बार होता है कि हमें बाहर नहीं निकलना, हमें सिर्फ़ ऑफ़िस में ही रहना जी, है, घर पर रहना है, वर्क जी, फ्रॉम होम करना है, तब फिर एटलीस्ट 1 बार लगाना ज़रूरी है। और ओके, अगर बीच में बाहर निकल रहे हैं, तो अगेन बाहर निकलने से आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगाएँ। आप लगा लें, ओके। एंड जानना चाहेंगे कि कोलेजन, मतलब स्किन के लिए आजकल कोलेजन के लिए भी बहुत बोला जा रहा है, कोलेजन के टैबलेट्स भी हैं, तो क्या हमें कोलेजन ऐसे टैबलेट्स हम अपने आप यूज़ कर सकते हैं? या जो फूड्स हैं, उन पे भी जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें कोलेजन होता है और हम उसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं दिनचर्या में? कोलेजन रिक्वायर्ड होता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन की जी, क्वालिटी को मेंटेन करने। जी, हर बार वो सारे फूड से कोलेजन हर किसी को सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। ओके, तो डेफिनेटली आप कोलेजन शॉट्स या कोलेजन टैबलेट्स या जी, कोलेजन सैशेज़ आ गए हैं, जी, वो यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मेडिकल ग्रेड के होने चाहिए। ओके, उसमें मतलब अगर आप मेडिकल ग्रेड का यूज़ करेंगे तो वो बेनिफिट देगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। जी। कोलेजन फूड के बारे में कि कोई कौन-कौन से हम जो है जो अपनी बहुत सारे होते हैं, सी फूड एंड ऑल, बहुत कोलेजन होता है, बट हर कोई फूड्स में इतना कोलेजन हमें नहीं मिलता है। ओके, हाँ, रिक्वायर्ड कोलेजन मतलब जितना बेसिक रिक्वायरमेंट वाला है, वो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो मिल जाता है। ओके। तो मतलब हम जो कोलेजन है वो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लें या फिर कोई भी जो मार्केट में खुद अवेलेबल से ले सकते हैं, कोई ऐसा उसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का अच्छे ग्रेड का, मेडिकल ग्रेड का कोलेजन होना चाहिए। अच्छा, जैसे ओके। अच्छा फूड सप्लीमेंट कंपनी हमेशा अच्छा कोलेजन देगी। जी, आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हो गई हैं जो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बट जी। कई बार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो ये अच्छी कंपनी है, उसके रिव्यूज़ देखें, अगर वो अच्छी कंपनी है, उसका कोलेजन, डेफिनिटली गो फॉर इट। एंड जानना चाहेंगे हेयर एंड स्किन दोनों के लिए नाइट रूटीन एंड मॉर्निंग रूटीन, उस पे पूरी मतलब मुझे बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या वो करें अच्छे बालों के लिए, अच्छे स्किन के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग में जो उनका रूटीन होना चाहिए?
हेयर के लिए अगर मैं बात करूं पहले, तो हेयर के लिए ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है। जी, आपको अपने बालों को साफ़ रखना है, क्लेंज रखना है, और जी, उसके बाद थोड़ा सा कंडीशनर यूज़ करना है जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैंड्रफ नहीं है, कोई एक्जिमा नहीं है, कोई सोराइसिस की प्रॉब्लम नहीं है, जी, तो रात को आपको हेयर में कुछ भी नहीं करना है। ओके, ऑयलिंग अवॉइड करना है, चंपी अवॉइड करना है। जी, नहाने से पहले कर सकते हैं, हाफ एन आवर 1 आवर, बट इसके अलावा हेयर के लिए कोई एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, डाइट अच्छी लेना है, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है, दोनों चीज़ों के लिए, जी, स्कैल्प हेयर के लिए भी, स्किन के लिए भी। जी, अब आते हैं स्किन में। स्किन में रात में नाइट रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, चाहे कोई भी स्किन हो, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव, यूजुअली इन्हीं यही 5 टाइप की स्किन होती हुँ, है। चाहे कोई भी स्किन हो, हमें मॉइस्चराइज़र्स, शाम को हमें क्लेंज़र, टोनर, एक्टिव और मॉइस्चराइज़र, ये चारों चीज़ यूज़ करना है। ओके, सबसे पहले एक जेंटल क्लेंज़र से फेस वॉश करेंगे, उसके बाद टोनर से। टोनर क्या करता है, पीएच बैलेंस का काम करता जी, है। बट आजकल के क्लेंज़र इतने अच्छे आ गए हैं कि टोनर की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्लीन तो से सिर्फ स्किन, क्लेंस करके, अगर कोई एक्टिव, आप जैसे पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन वाले एक्टिव लग जाएंगे, ग्लाइकोलिक एसिड हुआ। हाँ, एक्ने है तो एक्ने वाले एक्टिव्स आ जाएंगे, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कंपोनेंट्स हो गए, या फिर जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब जी, करे। वो एक्टिव लगाने के बाद मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि रात को जब हम सो रहे होते हैं तब स्किन की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ, तभी प्रॉपर स्किन की हीलिंग, रीजनरेशन होता है। तो रात को मॉइस्चराइज़र लगा के सोना बहुत ज़रूरी है। रात को सनस्क्रीन लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं। रात को नहीं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इन चीज़ों के अलावा जो मैंने बताई, जी, वो क्योंकि मैक्सिमम लोग मेकअप यूज़ करते हैं, हाँ ऐसे अगर जी, मैं फीमेल्स हाँ की जी, बात करूँ, उन केसेस में फीमेल्स, मेल्स भी यूज़ करते हैं, जब जो भी एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, जी, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन लोगों का भी शूट का हाँ, काम है, कैमरा फेसिंग जी, वो है, या उनका ऐसा कुछ काम है जिसमें कैमरा या शूट्स यूज़ हो रहे हैं, लाइट्स यूज़ हो रही हैं, उन केसेस में सबसे पहले क्लेंजिंग से पहले मेकअप रिमूवल इम्पॉर्टेंट है। ओके, मेकअप अगर नहीं हटाएंगे तो फिर वो स्किन को क्लॉग करेगा, डेब्रिस बनाएगा, और उस जगह पे एक्ने आने के, रैशेस आने के, बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। ओके। तो मेकअप रिमूवल शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नाइट केयर रूटीन। जानना चाहेंगी जो मेकअप रिमूवल है, उसके लिए क्या जो मेकअप रिमूवल जो आते हैं मेडिकेटेड जो भी होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत सारा ये भी मतलब ज़्यादातर लोग ये भी यूज़ करते हैं कि जो नारियल तेल है ना, उसको भी यूज़ करते हैं मेकअप हटाने के लिए एंड इसके बाद फेस वॉश कर लें? नारियल तेल से मेकअप पूरी तरह से नहीं हट सकता, अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि मेडिकेटेड ही यूज़ करना है। कोई अच्छा, सा भी मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे मेकअप रिमूवर्स अवेलेबल हैं हाँ, मार्केट में, बट मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो क्या फेस वॉश से ही खाली नहीं हो जाएगा? कुछ कुछ क्लेंजर्स बहुत अच्छे आ गए हैं आजकल, जी, जिनसे मेकअप रिमूवल हो जाता है, प्रॉपर, बट हर किसी से नहीं होता। ओके, तो मेक श्योर कि मेकअप रिमूव हुआ, मेकअप रिमूवल हो गया, जैसे मेकअप हमने हटा दिया, उसके बाद एक जेंटल क्लेंजर से हम फेस वॉश करके कुछ एक्टिव लगाना है, अगर रिक्वायर्ड है, एंटी एजिंग है तो फिर रेटिनॉल लगाना है, या जो भी एक्टिव लगाने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा के मॉइस्चर को लॉक करके हम सो सकते हैं। ओके एंड अभी जैसे कि अभी आपने बताया नाइट रूटीन में हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो एक और चीज़ है कि जो ऑयल्स होते हैं जैसे कि बादाम ऑयल हुआ आलमंड ऑयल हुआ या नारियल तेल तो ये सब भी कभी उससे मसाज वगैरह करके जो सोने की का जो बहुत सारे लोगों का बहुत हम्म। लोग करते भी हैं ये तो क्या ये सही है? सी, ये कुछ कुछ स्किन टाइप्स के लिए तो ठीक है, जैसे कि अगर ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है, तो हम कर सकते हैं। बट बाकी सब, जैसे किसी की ऑयली स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, उसमें हम एरोमा ऑयल्स यूज़ अवॉइड करते हैं, जी, क्योंकि वो क्या करेगा, पोर को क्लॉग करेगा, उस जी, जगह पे एक्ने आएगा या रैशेज आने के चांसेस होते हैं। जी, तो हम ड्राई स्किन साइड वाले जो भी लोग हैं, उनमें हम ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, जी, बट बाकी स्किन टाइप से हम अवॉइड करेंगे ऑयल यूज़ करना। ओके एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं बोला भी जाता है कि कैस्टर ऑयल उसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप उसे अपने बालों में लगा सकते हैं डेंसिटी के लिए एंड ऑल और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, झुर्रियाँ वगैरह कम करती है। इसके बारे में ये फैक्ट बताइएगा कि अगर ऐसा है, तो हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ये है भी? कैस्टर ऑयल से कोई ऐसे, कैस्टर ऑयल का इनटेक यानी कि हम पीने से, उससे तो थोड़े बहुत मेडिकल बेनिफिट्स काफ़ी बताए गए अच्छा, हैं, बट लगाने से कोई एज सच मेडिकल बेनिफिट नहीं। ओके। क्योंकि आजकल जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, फेस वॉश, क्लेंजर्स, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन,
बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए, उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैस्टर ऑयल में हैं, जैसे कि विटामिन ई एंड ऑल, जो भी वो सारी चीज़ें आजकल इनकलकेट कर दी जाती है अच्छे प्रोडक्ट्स में। तो हमें कैस्टर ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। पहले हुआ करता था जब ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, जी तब लोग कैस्टर ऑयल लगाते थे, विटामिन ई के कैप्सूल को तोड़ के फेस पे जी लगाते थे, जी बहुत कॉमनली होता था। बिल्कुल। बट अब उससे कहीं बेहतर एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ओके तो अब ये चीज़ें रॉ चीज़ें हैं, इनको लगाने की ज़रूरत ओके, तो इससे बेहतर है कि आप इसे कंज्यूम करें अगर। कंज्यूम करें तो जी। बेटर डेफिनेटली। जो स्किन जैसे स्किन है हमारी, तो कई बार ऐसा होता है ना, मतलब ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है, कई बार ना हमें अपनी स्किन पता नहीं चल पाता है कि भाई हमारी स्किन नॉर्मल है या फिर ऑयली है या ड्राई है, क्योंकि कई लोगों से पूछती हूँ मैं भी, ऐसे हम लोग जैसे अगर कि बात मेरी करते हैं स्किन बता दो क्या जी है। कि स्किन क्या है, तो पता नहीं चलता है एक्चुअली। समटाइम वो जो होता है ऑयली लगता है, समटाइम वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, तो कैसे ये मतलब कैसे पता करेंगे इस चीज़ के लिए? इसका एक कॉमन तरीका है, मैं बहुत ईज़ी सा तरीका बताऊँगा पता जी करने के लिए। 5 टाइप की स्किन होती है। ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, जी सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन। हम्म ड्राई स्किन हम कब बोलेंगे? हम्म जब स्किन पूरे दिन ड्राई रहती हो, ओके, बहुत सारा मॉइस्चराइज़र रिक्वायर्ड है, वो ड्राई स्किन हो गई, वो पूरी ड्राई हुई। पूरी ड्राई। ओके, नॉर्मल मतलब हमें ना ऑयल आ रहा है फेस पे, ना ही वो ड्राई हो रही है, अच्छा, वो नॉर्मल स्किन हो गई। नॉर्मल है। कॉम्बिनेशन मतलब टी ज़ोन तो ऑयली है, बाकी चीक्स एंड साइड्स वो ड्राई है, ये हो गई ओह! कॉम्बिनेशन स्किन। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन वाले, ओके। अब हम चलते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन पे ये है कि जैसे ही आप थोड़ी देर मतलब आपने क्लीन भी कर लिया, फेस वॉश भी कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको स्किन पे ऑयल दिख रहा है, ऑयल जमा हो रहा है, शाइनी हो रही है, ग्रीजी हुँ, हो रही है स्किन, हुँ, तो वो ऑयली स्किन होगी। ओके, लास्ट है सेंसिटिव। जब भी आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, फेस वॉश लगाएं या कोई भी मॉलिक्यूल एक्टिव लगाएं, उसके बाद स्किन रेड हो जाती है, जी, वो है सेंसिटिव स्किन। या फिर धूप में जाते ही रेड हो जाती है, वो है सेंसिटिव स्किन। ओके, ऐसे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं अपनी स्किन। ओके। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो डेफ़िनेटली आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। स्किन एंड हेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी सारी जानकारी दी। महिलाएँ जो गर्ल्स हैं, वो सभी इसका जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं, और यकीनन ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हिट करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी लाइफ़स्टाइल आप अपना सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ़स्टाइल में शामिल करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या अवॉइड करें, क्या मिथ्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो ये जो पॉडकास्ट है, वो यकीनन आप सबके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से आजकल ये लाइफ़स्टाइल चल रहा है, उसमें कैसे अपने बालों को बचाएँ। तो इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो उससे छुटकारा पा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप देखते रहिए गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट।